हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। ईएससी गेट, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे वीडियो बन चुका है। वाई शुड आई सॉल्व आर एस खुरमी नाम से आप उसे भी देख सकते हैं। स्टडी फॉर नौकरी के टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे जीके जीएस के अपडेट के लिए। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। 160 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 161 से चालू करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसका प्रेशर, वेलोसिटी सब जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, 3 kT/m का अंडर रूट होता है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की, तो मैंने अभी बताया आपको सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 3 kT/m के बराबर होगी। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगी वो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में कम पूछी जाती है, पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज डैश ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स अटेन्ड इन अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जेई में पहले आ चुका है। और 1/3 of the kinetic energy of the molecule contained in a volume of unit volume of a gas के बराबर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो प्रेशर का जो कंटेंट होगा वो 1/3 होगा काइनेटिक एनर्जी के। टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल शेयर्ड इक्वली बाय वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम passes by it. द लॉ इज कॉल्ड इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ये कहता है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है और वो 3 एक्सिस आपको पता है होती हैं। तो तीनों एक्सिस के अलोंग इक्वली डिवाइड होगी जो भी एनर्जी है। ओके, तो इस मॉलिक्यूल के पास जितनी एक्स डायरेक्शन में होगी उतनी ही वाई डायरेक्शन में होगी और उतनी ही जेड डायरेक्शन में होगी। जितना ही एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा उतना ही वाई वाई में करेगा, उतना जेड में करेगा। ओके, तो इस तरीके से बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये एक एजम्पशन की तरह है। ओके, रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67 होता है, डाया के लिए 1.4 होता है और ट्राया के लिए करीबन 1.3 या 1.33 के आसपास होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए 1.67। A series of operation which take place in a certain order to restore the initial condition at the end। मतलब जहां से चले सीरीज ऑफ ऑपरेशन हमने किए और हम वहीं पे पहुंच गए, इसको कहेंगे साइकिल। ये पीवी डायग्राम है अगर, तो ये मैंने कार्नोट साइकिल ड्रॉ की है। यहाँ पे आइसोथर्मल, यहाँ पे एडियाबैटिक, यहाँ पे आइसोथर्मल और यहाँ पे फिर से एडियाबैटिक, और वहीं पे पहुंच गए जहां से चले थे। तो उसे कहेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। 69 का सी हो जाएगा। अब देखिए, अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे क्वेश्चन होंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे एक वीडियो में थ्योरी का पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को छोड़िए, उसको जाके पहले देखिए और उसके बाद ये आगे के क्वेश्चन करिए। द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल इज, तो रिवर्सिबल साइकिल कब होगी? प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट बी डिफर एप्रिशिएबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेजेस। तो देखिए, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है और इसका 400 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में जो हीट ट्रांसफर होगा वो आपका इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं हीट को। जितनी भी हीट गई, मान लीजिए 100 किलो जूल की हीट गई, तो जो एंट्रोपी बनेगी वो 1 - 300 -1/400। तो इस तरीके से आप एंट्रोपी लॉस भी, एंट्रोपी गेन भी निकाल सकते हैं। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस है आपके सिस्टम और सराउंडिंग में, तो इरिवर्सिबिलिटी आएगी। जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए। अगर स्लो नहीं है तो फिर आपकी वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होगी और फिर आपकी इरिवर्सिबिलिटी आएगी। देखिए, सिंपल सी आप अगर सोचें
मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके, और इस पिस्टन सिलेंडर को आप तेजी से आगे पीछे करेंगे, तो आपको नहीं लगता इस छोटे से एरिया पे पिस्टन के एयर का फ्रिक्शन आएगा? वो वेलोसिटी के कारण आता है, रो ए वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे सी एफ बाई टू लिख दो, स्किन फैक्टर भी इंक्लूड करना है तो। अगर कॉसिस्टेटिकली होगा तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो विंड फ्रिक्शन नहीं आएगा। और इस टाइप के अगर फ्रिक्शंस नहीं आते तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, साइकिल रिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब, है ना। तो फिर उसके बाद इंजन के जो पार्ट्स हैं, जो फ्रिक्शन और पिस्टन और सिलेंडर है, इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये सारी कंडीशन ही सही है। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो अगर कहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपके हीट का लॉस होगा वहां पे, जो भी आपके पास एनर्जी है उसका लॉस होगा कुल मिला के, तो लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी होगा। द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज, तो इरिवर्सिबिलिटी के जो मेन कॉजेज होते हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो मैकेनिकल फ्लूइड फ्रिक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम फाइनाइट टेम्परेचर, मैंने अभी आपको दिखाया एक 300 से 400 के बीच में हीट ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से एंट्रोपी का चेंज होगा, एंट्रोपी जनरेशन होगी, है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन मतलब फ्री एक्सपेंशन, हाईली इरिवर्सिबल है। मैकेनिकल और फ्लूइड फ्रिक्शन, थ्रॉटलिंग वगैरह में आप देखो तो ये सारे कॉजेस हैं इरिवर्सिबिलिटी के। देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है। द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर कॉल्ड, अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। पर सारी की सारी एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो जरूरी नहीं है, अपने आप में कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होती हैं जिसे हम आइसेंट्रोपिक कह देते हैं, कुछ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी होती हैं। तो इस बुक्स में थोड़े एरर हैं, ठीक है, पर मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, पर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मगर इस बुक में इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, 74 का ए दिया हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होगी, एडियाबैटिक जरूरी नहीं है। अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट आर रिगार्डेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है। पीवी टू द पावर एन को क्या कहते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। ये सारी जो होती हैं ये कहीं ना कहीं रिवर्सिबल होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस तो आपको पता है हाईली इरिवर्सिबल होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी मेड रिवर्सिबल विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटर, तो रीजनरेटर से हीट लॉस जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो प्रोसेस जो होती है, अगर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, पीवी टू द पावर एन, कोई सी भी प्रोसेस हो, सारी की सारी को हम रिवर्सिबल बना सकते हैं, आइडियल बना सकते हैं रीजनरेटर का यूज करके। किसी भी साइकिल में जब रीजनरेटर यूज होगा ना तो वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ये भी याद रखिए। द ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस थ्रॉटलिंग इज लेस इरिवर्सिबल, तो बिल्कुल गलत है। जितना ज्यादा, देखो थ्रॉटलिंग क्या होती है? आइसेंट्रोपिक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा एच कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। और डेल्टा एच का एक फॉर्मूला होता है एम सी पी डी टी, एम सी पी सब कांस्टेंट रहता है, डेल्टा एच जीरो है तो आपका टी टी भी जीरो होगा। एस टू माइनस एस वन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एम सी पी एल एन टी टू बाय टी वन माइनस एम आर एल एन पी टू बाय पी वन, ठीक है। टी टू और टी वन तो बराबर होंगे तो जीरो, ठीक है। एस टू माइनस एस वन का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वो कब ज्यादा होगा? जब पी टू बाय पी वन ज्यादा होगा। और पी टू बाय पी वन कब ज्यादा होगा? जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी का चेंज भी ज्यादा आएगा, तो बिल्कुल यस हो जाएगा। देखिए आपको इस बुक के सॉल्यूशन देने वाले, और ऑनलाइन आजकल तो जब से ये लॉकडाउन वगैरह लगा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ाने वालों की इस समय कोई कमी नहीं है। आप सर्च करो, आपको लाखों लाखों पढ़ाने वाले मिलेंगे, पर आप ये देखो कि कौन सिर्फ आंसर बता रहा है और कौन कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहा है, ओके। तो आपको बहुत लोग मिलेंगे पढ़ाने वाले। आर एस खुरमी की अगर आप सॉल्यूशन के देखेंगे तो आपको इतने चैनल्स पे मिलेगी
पर वो लोग ने सिर्फ बुक की फोटो खींच रखी है, वो सिर्फ आपको ऑप्शन बताएंगे। ये जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो अभी आई भी नहीं है, अभी कुछ टाइम बाद चालू होगी उसके क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाए, इस वजह से इंटरनल रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इससे पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। और उस वीडियो को बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगे। कई सारी बुक, पी के नाग, सेंजल एंड बोल्स वगैरह पढ़ी, खुद के नोट्स पढ़े। पहले एक अलग पीडीएफ तैयार हुई, पीपीटी तैयार हुई, पर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई थी। अगर मैं सबको पढ़ता तो वीडियो की लेंथ 30 मिनट की जगह 50 या 1 घंटा हो जाती। फिर मैंने उसमें से काटा छाटी की, है ना, सीधे बुक से उठाई कुछ चीज़ें हटाई उसमें से, और जो चीज़ उसमें लिखी हुई थी उनको सिर्फ बोला, जो मैंने मुंह से बोला सिर्फ, जो और बाकी कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई भी थी। तो पहले सब कुछ लिखा हुआ था, हर एक चीज़ जो जो मैं बोलने वाला था। फिर मैंने सोचा एक ही चीज़ को पढ़ूंगा इंग्लिश में, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इससे अच्छा डायरेक्टली हिंदी में बोल देता हूँ। जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, टू द पॉइंट चीज़ें, सिर्फ वो मैंने उस पीपीटी में डाली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इतना सब करने के बाद दोस्तों, जब सिर्फ मुट्ठी भर लोग देखते हैं ना, 100-200 लोग, 200 तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तब यार बहुत बुरा लगता है। 3 घंटे तुम एक वीडियो बनाने में दो, और तुमको 3 महीने बाद पता चले कि उस वीडियो से 10 रुपए तुमको नहीं मिले ना, तो यार दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। कोई किसी को कोई कीमत ही नहीं है ये सब चीज़ें पढ़ाने की। तो ऑलरेडी जो रोशन सर हैं, उन्होंने अपनी सीरीज़ बंद करना चालू कर दिया है। आप लोग बोलते हैं सर कोई भी सीरीज़ चालू होती है आप कंप्लीट नहीं करते, कैसे भरोसा करें? या 100 व्यूज़ पे कोई भी सीरीज़ कभी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, इतने कम व्यूज़ पे। आप लोग बोलते हैं कि सर आप व्यूज़ की चिंता मत कीजिए, आप फल की चिंता मत कीजिए। मैं बोलता हूँ आपको, 3 महीने अगर मैं आपसे काम कराऊँ और मैं बोलूँ कि खाना तुमको मिलेगा, चिंता मत करो, खाना तुमको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, खाना नहीं दूँ, पानी नहीं दूँ, तुम कितने दिन काम कर पाओगे? सिमिलरली यहाँ पे भी भले खाने पीने को घर पे मिल जाएगा, पर फिर भी यार अगर कुछ कर रहा हूँ तो बदले में कुछ चाहूँगा ना। पेड कोर्स तो चला नहीं रहा हूँ कि मुझे पहली तारीख को या जैसे ही आप कोर्स खरीदेंगे पैसा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, नहीं तो ये चीज़ें आपको मिलना बंद हो जाएंगी यार, नहीं बना पाएंगे। वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे जो फैकल्टी थे वो छोड़ के जा चुके हैं। विद प्रूफ मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, और विद प्रूफ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 3 से 4 महीने में मैंने 1 रुपए भी इस चैनल से नहीं लिया है, और सिर्फ 1000 रुपए अभी तक हो पाए हैं। अगर मैं पूरे रेवेन्यू देखूं पिछले 4 महीने का, 150 से ज़्यादा वीडियोस मैं आपको बना के दे चुका हूँ, और सिर्फ 1000 रुपये हो पाए, 1100 के आसपास कुछ रुपए। आपको बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वीडियो काउंट करोगे ना तो 200 के करीबन हो गए। 5 रुपए एक वीडियो पे नहीं आ रहा। बताओ मैं किस तरीके से बना लूँ? फल की चिंता ना भी करूँ, पेट की चिंता तो करूंगा ना भाई। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, नहीं तो ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूं। खैर, कार्नोट साइकिल की बात करूं तो कार्नोट साइकिल, वो वीडियो आपने देखा हो तो उसमें आपको 2 आइसोथर्मल प्रोसेस देखने को मिलेंगी और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस देखने को मिलेगी। ये मैंने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया है इस तरीके से। ये और ये आइसोथर्मल है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा, और इनमें डी क्यू जीरो होगा, यानी कि एडियाबेटिक है। तो 2 आइसोथर्मल 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की 1 - T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर। तो यहाँ पे हायर कौन सा है? 1 हायर है, यानी कि सी ऑप्शन 80 का आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 81, कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर। तो कार्नोट साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन के लिए देखने को मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? मैंने जब आपको वो वीडियो बताया था तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि कार्नोट साइकिल पे कभी भी कोई इंजन नहीं बन सकता, पर फिर भी उसको आपको 11वीं क्लास से ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उसके से कंपेयर करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है।
मान लीजिए आपकी क्लास में 100 मार्क्स का पेपर होता है और मैक्सिमम जो टॉपर है ना उसके ही 80 नंबर आते हैं, आपके 75 नंबर आए, ठीक है, तो आप ये मत सोचो यार कि मेरे सिर्फ 75 नंबर आए, 75% बने यार, लोग के 90% बनते हैं, लोग के बन ही नहीं रहे ना, लोग के मैक्सिमम ही 80% बन रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में तुम्हारा गैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं इंजन बना रहा हूँ जिसकी एफिशिएंसी 60% है और मैं 80 से कंपेयर करूँ तो बहुत बेकार नहीं है, ठीक है, काम चल जाए। पर अगर मैं 100 से कंपेयर करूंगा तो मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगा, यार 40 का हीट लॉस हो गया, 40 की तो एनर्जी बर्बाद ही गई, पर कुछ तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। ऑल हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन, बिल्कुल नहीं, कोई भी मतलब थ्योरेटिकल इंजन हो सकते हैं कार्नोट साइकिल पे भी, मगर जो प्रैक्टिकल में है कोई भी इंजन कार्नोट साइकिल पे बेस नहीं होता। इवन बहुत सारे जो हीट इंजन होते हैं वो आपको बेस मिलेंगे VCRS पे, VARS पे, कार्नोट साइकिल पे सिर्फ थ्योरी में पेपर वर्क के लिए होता है। एंड प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क आउटपुट बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट्स, तो ये बिल्कुल सही है। By decreasing the highest temperature, Carnot efficiency is increased. 1 minus T lower by T higher है। इसको अगर मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ तो ये जो टोटल नंबर है T लोअर बाय T हायर का, ये आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 माइनस बढ़ी हुई चीज तो आपको, मान लीजिए यहाँ पे पहले 0.8 हुआ करती थी, जब मैंने इसको घटा दिया तो ऑब्वियसली 0.8 से अब ये बढ़ी जाएगी, और जब 0.8 से 0.85 हो गई तो जहां आपकी एफिशिएंसी 20% आ रही थी अब 15% ही आएगी, तो एफिशिएंसी घट जाएगी, इंक्रीज नहीं करेगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल मे बी इंक्रीज बाय, अगर इंक्रीज करानी है 1 माइनस टी लोअर बाय टी हायर, तो इसको आपको डिक्रीज कराना होगा और इसको इंक्रीज कराना होगा। तो इंक्रीज करना होगा हायर टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है। डिक्रीज करना होगा हायर टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज नहीं, तो आपका जो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बुक में पता नहीं इसका ऑप्शन डी क्यों दिया हुआ है। तो इस आप बोल रहे थे ना किस तरीके से एम्बिग्यूटी है बुक में, आप बताओ। पता है आपको, एक एक क्वेश्चन पहले मैं खुद सॉल्व करता हूँ ये वीडियो बनाने से पहले, फिर उस वीडियो का उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका बुक से आंसर मिलाता हूँ, फिर जब वो आंसर मैच नहीं होता फिर उसके बाद मैं खुद समझता हूँ कि यार कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई, फिर उसके बाद जब मुझे लगता है नहीं यार मैं तो सही हूँ, तो नेट पे सर्च करता हूँ, बुक्स रेफर करता हूँ, तब जाके आपके पास लाता हूँ ताकि गलती ना हो, और फिर भी कभी कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो भारी मेहनत है दोस्तों, फ्री में मिल रही है तो इसको ये मत समझो कि बस फ्री की है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को टाइप करना, सॉल्व करना, रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मेहनत है, नहीं होती तो मैं 4 दिन में बुक खत्म कर देता। इट इज डैश टू मेक एन इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल पे कोई भी इंजन नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। उस वीडियो में जो इससे पहले गैस पावर साइकिल का, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का वीडियो आया उसमें मैंने साफ साफ बताया। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल तो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पे डिपेंड करेगी, ओके, 1 माइनस टी लोअर बाय टी हायर। स्टर्लिंग साइकिल, अगर वो वीडियो आपने देखा हो तो स्टर्लिंग साइकिल में आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो 87 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, कार्नोट साइकिल सारी की सारी रिवर्सिबल साइकिल है और सबकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के बराबर ही होती है, इक्वल टू कार्नोट साइकिल। और इसमें एरिक्सन साइकिल में तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस देखने को मिलेगी, 89 का ए हो जाएगा। और बताया जैसे कि एरिक्सन साइकिल, कार्नोट साइकिल सबकी एफिशिएंसी एक बराबर होती है। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।